पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया हुआ था एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम के बारे में। मैंने आपको बताया था कि जो सिंपल अगर एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम है वो आपका एक कंसेप्चुअल व्यू है, सिंपल कंसेप्चुअल व्यू है। ठीक है, कंसेप्चुअल व्यू मतलब कोई भी चीज आप इंप्लीमेंट करने के पहले आप डिजाइन करते हो, वैसा ही कुछ डिजाइन आप बनाते हो जिसको आप इंप्लीमेंट करते हो। तो जो ईआर डायग्राम है, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम है, जो हमने पिछली क्लास में देखा था, वो आपका कंसेप्चुअल व्यू है और इसको आप इंप्लीमेंट किसके थ्रू करते हो? ओरेकल के थ्रू। कि चलो ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, जो भी हमारे टेबल्स हैं, टेबल्स के टर्म में हम डेटा को स्टोर कर देंगे और जब भी मुझे कोई डेटा रिट्रीव करना होगा, कोई वैल्यू रिट्रीव करनी होगी एक या एक से ज्यादा टेबल को ज्वाइन करके या सिंगल टेबल से, तो मैं क्वेरी फायर करूंगा बाय यूजिंग सीक्वेल और एसक्यूएल, दैट इज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो इंप्लीमेंटेशन पार्ट कौन सा हो गया? स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। कंसेप्चुअल पार्ट कौन सा हो गया? व्यू पार्ट कौन सा पार्ट हो गया? या डिजाइन पार्ट कौन सा हो गया? एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, जो सिंपल बताता है कि एक एंटिटी दूसरे से कैसे रिलेटेड है, उसको आपने पिक्टोरियल या कहना चाहिए ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने को सीखा। तो पिछली क्लास में हमने, याद करो, पिछली क्लास में हमने देखा कि बच्चे हो क्या रहा था कि अगर आप सर। मान लो किसी एंटिटी को रिप्रेजेंट करना चाहते हो, तो अगर किसी एंटिटी को रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो उसको किस में बताओगे? रेक्टेंगल में। ठीक है, ठीक है, ये आपका चेन्स नोटेशन कहलाता है, ये आपका चेन्स नोटेशन है। ठीक है, चेन्स नोटेशन, चेन्स साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग आप इसको रेक्टेंगल में शो करते हो। मींस एंटिटीज आर रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल्स आइदर विथ राउंड और स्क्वायर कॉर्नर्स। ठीक है, राउंड कॉर्नर्स जो है वो आपके अदर साइंटिस्ट ने दिया हुआ था, तो राउंड कॉर्नर्स में भी कुछ लोग इसको यूज करते हैं। ऐसा कर दो तो भी ये आपका एंटिटी ही होगा, गलत नहीं है, अलग अलग नोटेशन है। ठीक है, ये आपका चेन्स नोटेशन है, ये आपका चेन्स नोटेशन है। अब बेटा अगर स्ट्रॉन्ग एंटिटी है तो भी इसी से बताओगे, वीक एंटिटी है तो आप डबल रेक्टेंगल यूज करते हो। फिर मैंने आपको बताया अगर आपको एट्रीब्यूट्स को रिप्रेजेंट करना है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, या एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है, तो आपने देखा उसको हम एलिप्स या ओवल से रिप्रेजेंट करते हैं, एलिप्स या ओवल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये बात तो हमें समझ में आ गई थी। अब बात करते हैं बच्चे, ये हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था, थोड़ा सा मैं रिकैप कर लेता हूं कि अगर अब आपके पास एट्रीब्यूट्स हैं तो अलग अलग एट्रीब्यूट्स को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे। तो बच्चे मैंने आपको बताया था कि आपके पास अलग अलग टाइप के एट्रीब्यूट्स होंगे। जैसे कि मान लो सिंपल एट्रीब्यूट की अगर हम बात करें, तो जैसे कि देखो, सबसे पहले अगर देखें तो ये वाला जो हमारा एट्रीब्यूट है, ये आपका सिंपल एट्रीब्यूट की हम बात कर रहे हैं, ये आपका सिंपल एट्रीब्यूट है। ठीक है, तो आपके पास जो डिफरेंसेस भी पूछे जाते हैं ना, कि आप बताओ मुझे कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपोजिट एट्रीब्यूट, तो मैं आपको बता दूं पेपर में कैसे कैसे डिफरेंस पूछे जा सकते हैं। जैसे आपसे पूछा जाएगा तो सिंपल और कंपोजिट एट्रीब्यूट में डिफरेंस पूछा जाएगा, सिंगल वर्सेस मल्टी वैल्यूड में डिफरेंस पूछा जाएगा, बेस और स्टोर एट्रीब्यूट वर्सेस डेराइव्ड एट्रीब्यूट में पूछा जाएगा, की वर्सेस नॉन की वर्सेस नॉन की एट्रीब्यूट में पूछा जाएगा। अब बेटा की क्या है? की मतलब प्राइमरी की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, नॉन की मतलब जो प्राइमरी की नहीं है, जो प्राइमरी की बट ऑब्वियस एक टेबल में एक होगा तो बाकी जितने भी बच गए नॉन की वाले हो गए। ठीक है, तो अब देखो, जब आप एट्रीब्यूट्स की बात करें तो हमने समझा कि एट्रीब्यूट्स होते क्या हैं, कौन कौन से टाइप के थे, ये सारी चीजें हमने समझी। आज हम समझेंगे बेटा कि जब एट्रीब्यूट्स को आपने बोला कि आप सिंपल उसको ईआर डायग्राम में अगर रिप्रेजेंट करते हो तो आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, तो आपने बोला कि कोई दिक्कत नहीं है सर, उसको हम एलिप्स में रिप्रेजेंट कर देंगे या ओवल से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छी बात है, लेकिन होता क्या है बच्चे, अलग अलग एट्रीब्यूट की प्रॉपर्टीज के बेस पे या अलग अलग कैटेगरीज के बेस पे थोड़ा थोड़ा डिफरेंसेस है। उस डिफरेंसेस को आप देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आपके पास जो एट्रीब्यूट्स हैं, जो भी एट्रीब्यूट्स हैं, उनको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे। अगर वो सिंपल है, कंपोजिट है, सिंगल वैल्यूड है, की है, नॉन की है, बेस है, डेराइव्ड है, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सिंपल एक्सक्यूज मी एट्रीब्यूट। सर। हाँ जी बच्चे। सर वो एक स्टूडेंट बाहर बैठा हुआ है, उसकी क्लास का कुछ नेटवर्क इशू था, एक बार उसे एडमिट कर लो। अभी अभी तो कोई एंटर हो नहीं रहा बेटा, उसको जैसे ही अभी आएगा ना तो मैं एंटर कर लूंगा। ठीक है, अभी कोई क्यू में है नहीं, कोई ओ, दिख नहीं रहा। ओके सर। ठीक है, ठीक है। अब देखो बच्चे, क्या हुआ अगर हम सिंपल एट्रीब्यूट की बात करते हैं, सिंपल एट्रीब्यूट की, तो सिंपल एट्रीब्यूट का मतलब क्या हुआ? इट इज एन एट्रीब्यूट कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल कंपोनेंट विच कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू सब पार्ट्स। तो सिंपल एट्रीब्यूट मतलब विच कांट बी डिवाइडेड इनटू सब पार्ट्स, कांट बी डिवाइडेड इनटू सब पार्ट्स, जिसको हम आगे फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं, वो आपका सिंपल एट्रीब्यूट होता है। जैसे रोल नंबर आगे डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, एज, एज को आगे कैसे डिवाइड करोगे? ठीक है,
तो एज भी आपका सिंपल एट्रीब्यूट है। क्लास को भी आप डिवाइड अगर नहीं कर पा रहे हो, अलग अलग क्लास 1 क्लास 2 में डिवाइड नहीं कर पा रहे हो, तो भी आपका सिंपल एट्रीब्यूट है। मतलब वो जो जो भी आप समझ लो कि जो भी एट्रीब्यूट ऐसे होंगे जिसको आप फर्दर डिवाइड कर पाओगे, जिसको आप फर्दर डिवाइड कर पाओगे, वो सिंपल एट्रीब्यूट नहीं होंगे। जिसको आप फर्दर सब डिवाइड नहीं कर पाओगे, वो सिंपल एट्रीब्यूट होंगे। सिंपल एट्रीब्यूट को आप एलिप्स में बताते हो, कहीं कुछ अलग से बताने की जरूरत नहीं है। सिंपल एट्रीब्यूट को आपको सिंपल एलिप्स से बताना है। जैसे रोल नंबर तो सिंपल आपने एलिप्स से बता दिया। अब ये अंडरलाइन क्यों लगा हुआ है, ये बाद में बात करेंगे, अभी हम बात करेंगे। वो प्राइमरी की के लिए लगा हुआ है। सिंपल एट्रीब्यूट के टर्म में तो आप सिंपल एलिप्स के टर्म में आपको लिख देते हो। तो सिंपल एट्रीब्यूट का मतलब क्या हुआ, विच कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू सब पार्ट्स, और इसको सिंपली हम एलिप्स के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। आगे बढ़ते हैं। कंपोजिट एट्रीब्यूट, ठीक है। अब यहां देखो, ये आपका एंटिटी है बेटा, ये एंटिटी था और ये बाकी सारे एट्रीब्यूट्स हैं। हम एट्रीब्यूट की बात कर रहे हैं। अब मैं बात करता हूं कंपोजिट एट्रीब्यूट की। कंपोजिट एट्रीब्यूट का मतलब क्या हुआ, सिंपल वर्सेस कंपोजिट पूछा जाता है। कंपोजिट का मतलब हुआ जिसके जो कंपोज्ड ऑफ मल्टीपल कंपोनेंट्स हो, या जो फर्दर डिवाइड हो सके, या हम ऐसा बोल सकते हैं दोज एट्रीब्यूट विच आर कंपोज्ड ऑफ मेनी अदर सिंपल एट्रीब्यूट्स और विच कैन बी डिवाइडेड फर्दर। तो आपका क्या हो गया, कंपोजिट एट्रीब्यूट हो गया। जैसे बेटा नेम देखो, अब अगर नेम है तो, सॉरी एड्रेस है, अगर एड्रेस को देखो तो एड्रेस को आप फर्दर डिवाइड कर सकते हो। स्ट्रीट क्या है, सिटी क्या है, कंट्री क्या है, स्टेट कौन सा है, पिन कोड क्या है, पिन कोड भी एक जोड़ लो। तो ये सारा का सारा ये जो एड्रेस होगा उसको आप बोलोगे कंपोजिट एट्रीब्यूट। ये आपका कंपोजिट एट्रीब्यूट है। तो कंपोजिट एट्रीब्यूट को आपको शो करने का तरीका क्या होता है, इसको आपको सिंपल अलग से ट्री स्ट्रक्चर में बाकियों को डिफाइन कर दो, डिवाइड कर दो। तो एड्रेस के साथ आपने क्या कर दिया, बाकी जो भी एट्रीब्यूट्स थे उसको अटैच कर दिया। अब यहां देखो, स्टूडेंट के साथ अटैच नहीं हो रहा है, ये एड्रेस के साथ ही अटैच हो गया। वैसे ही नेम है, तो नेम को फर्दर आप कैसे डिवाइड कर सकते हो, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। जैसे फोन नंबर भी है, फोन नंबर को भी आप चाहो तो डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, कैसे, कंट्री कोड, ठीक है, और कंट्री कोड के बाद आपका सिंपल नंबर। तो फोन नंबर में कंट्री कोड भी आ जाएगा, +91 +92 +18, ऐसे करके कंट्री कोड आएगा, प्लस नंबर आ जाएगा। तो जो भी है बच्चे, अब देखो, अब जो सिंपल एट्रीब्यूट है वो कहीं और भी आ सकता है, कहीं और भी उसका नाम आ सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि कहीं और दूसरे एट्रीब्यूट में फॉल नहीं कर सकता, कर सकता है। वैसे ही अगर हम कंपोजिट एट्रीब्यूट की बात करें, तो कंपोजिट एट्रीब्यूट में वो सारे के सारे एट्रीब्यूट आ जाएंगे विच आर कंपोज्ड ऑफ मेनी अदर सिंपल एट्रीब्यूट, जो कि मेनी अदर सिंपल एट्रीब्यूट से बना हुआ हो, या दूसरे एट्रीब्यूट से डिवाइडेड है, या कहना चाहिए मिलके बना हुआ हो, तो आपका कंपोजिट एट्रीब्यूट हो गया बेटे। ठीक है, तो ईआर डायग्राम में इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या हो गया बेटे, इसका रिप्रेजेंटेशन का तरीका ये हुआ कि आप क्या करो, एट्रीब्यूट के साथ ही इसको डिवाइड कर दो फर्दर। ठीक है, तो पता चल गया कि मुझे एड्रेस इज कंपोज्ड ऑफ स्ट्रीट, सिटी, कंट्री, स्टेट, पिन कोड, ऐसे करके आप खूब सारे बना सकते हो बेटा। ठीक है, आपके ऊपर है। फिर बात करते हैं सिंगल वैल्यूड और मल्टी वैल्यूड, जिसकी केवल एक ही वैल्यू पॉसिबल हो, जिसके केवल एक ही वैल्यू पॉसिबल हो, विच कैन टेक ओनली वन वैल्यू फॉर अ गिवन एंटिटी फ्रॉम एन एंटिटी सेट, इज कॉल्ड सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट। एक एंटिटी सेट के लिए मैं इसकी बात कर रहा हूं, समझो मेरी बात को। जैसे कि अगर मैंने बात की कि एक कॉलम है आपके पास, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। अब आपके पास जो एक एक रोज होंगे वो आपके एंटिटी 1 होंगे, फिर एंटिटी 2 होंगे, फिर एंटिटी 3 होंगे। तो जो केवल एक वैल्यू रखता हो एक एंटिटी के लिए, आपका एक एंटिटी के लिए केवल एक वैल्यू, एक पर्टिकुलर वैल्यू हो, उसको हम बोलेंगे सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट। जैसे अगर मैं बात करूं, किसी स्टूडेंट का रोल नंबर सिंगल वैल्यूड है, किसी स्टूडेंट का एज सिंगल वैल्यूड है, किसी स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ सिंगल वैल्यूड है, एक ही वैल्यू पॉसिबल है। मतलब अगर वो 23 का है तो 23 ईयर्स ओल्ड होगा। अगर डेट ऑफ बर्थ की बात करें, तो अगर डेट ऑफ बर्थ अगर उसका मान लो 14 अप्रैल और 1995 है, तो बट ऑब्वियसली उसका फिर दूसरा कोई डेट ऑफ बर्थ पॉसिबल नहीं है। अगर जेंडर मेल है तो मेल ही होगा, तो एक ही वैल्यू पॉसिबल है, तो उसको हम बोलेंगे सिंगल वैल्यू। ठीक है, और सिंगल वैल्यूड को आपको कुछ भी अलग से करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप एलिफ से रिप्रेजेंट करते हो, तो इसमें भी कुछ भी अलग से करने की जरूरत नहीं है। अब बेटा बात आती है मल्टी वैल्यूड। तो कोई भी एंटिटी जिसके 0, 1 और सेवरल एट्रीब्यूट पॉसिबल है, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट आर दोज एट्रीब्यूट व्हिच कैन टेक मोर देन वन वैल्यू फॉर अ गिवन एंटिटी फ्रॉम एन एंटिटी सेट। जिसके एक से ज्यादा, जिसके एक से ज्यादा वैल्यू पॉसिबल है, वो आपके क्या कह सकते, वो क्या कहलाएंगे, मल्टी वैल्यूड।
अभी हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बाद में हो सकता है ना, तो मल्टी वैल्यूड में ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये तो डिजाइन है यार, देखो ये डिजाइन है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। अगर हमने बोला सर मेरे पास तो एक ही मोबाइल नंबर है, तो हो सकता है ना कि मोबाइल नंबर किसी का दो या दो से ज्यादा हो, या एक से ज्यादा हो। किसी के पास एक मोबाइल नंबर हो, किसी के पास दो मोबाइल नंबर हो, तीन हो, तो ये हो सकता है ना। ये तो सिंपल डिजाइन कर रहा है, इसमें आपको कसम खा के नहीं बैठना कि मेरे पास मोबाइल नंबर एक ही है तो मैं तो इसको मल्टी वैल्यूड नहीं मानूंगा। डेट ऑफ बर्थ आपको क्यों मानना पड़ रहा है? क्योंकि डेट ऑफ बर्थ तो एक ही होगा। तो आपको क्या करना है, एक यूनिवर्सल फंडे को लेके चलना है, क्योंकि ये डिजाइन की बात कर रहे हो। अब जब आप इंप्लीमेंटेशन में बात करोगे तो मोबाइल नंबर क्यों आप मल्टीपल वैल्यूज एक्सेप्ट करवाओगे ना। आपके पास एक है तो ठीक है, लेकिन किसी के पास अगर दो है, चार है, तो आप करवाओ एक्सेप्ट। तो बट ऑब्वियस है, पता तो होना चाहिए ना कि रियल टाइम पे जब मैं इंप्लीमेंट करने जाऊं तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट आर दोज एट्रीब्यूट विच कैन टेक मोर देन वन वैल्यू। एक से ज्यादा वैल्यूज रख सकते हैं, जैसे कि देखो मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये मल्टी वैल्यूड है। तो मल्टी वैल्यूड को क्या करो, डबल एलिप्स में रख दो, ये आप डबल एलिप्स कर दो। ठीक है, तो ये मल्टी वैल्यूड को बताएंगे, ये मुझे समझ में आ गया बच्चे। फिर होता है बेस और स्टोर एट्रीब्यूट। बेस और स्टोर एट्रीब्यूट, स्टोर एट्रीब्यूट वही होते हैं जिसको फिजिकली हम स्टोर करते हैं डेटाबेस में, जिससे वी कैन नॉट डेराइव वैल्यू ऑफ दीज एट्रीब्यूट यूजिंग अदर एट्रीब्यूट्स। दूसरे एट्रीब्यूट से हम इसको डेराइव नहीं कर सकते, दूसरे एट्रीब्यूट से हम इसको डेराइव नहीं कर सकते। जैसे कि अगर हम बात करें, ठीक है, कि अगर मान लो मैंने बोला कि आप डेट ऑफ बर्थ एट्रीब्यूट की बात करो, डेट ऑफ बर्थ विच इंडिकेट द डेट ऑफ बर्थ ऑफ द स्टूडेंट, वी कैन कैलकुलेट एज ऑफ द स्टूडेंट बाय डेट ऑफ बर्थ। लेकिन डेट ऑफ बर्थ किसी से डिराइव नहीं होगा। तो जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपका बेस एट्रीब्यूट हो गया, जिससे कोई डिराइव हो रहा है। ठीक है, तो एज इससे डिराइव होगा, लेकिन डेट ऑफ बर्थ किसी से डिराइव नहीं होगा, तो ये आपका सिंपल बेस एट्रीब्यूट हो गया, जिससे आप कुछ डिराइव कर सकते हैं, जिससे कोई दूसरा एट्रीब्यूट डिराइव हो जाएगा, लेकिन वो खुद दूसरे से डिराइव नहीं होगा। ठीक है, अब डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, विच कैन बी डिराइव फ्रॉम अदर एट्रीब्यूट। तो डेट ऑफ बर्थ आपका बेस एट्रीब्यूट हो गया, इसको किसी भी अलग नोटेशन की जरूरत नहीं है, आप सिंपल एलिप्स के अंदर रिप्रेजेंट कर दो। डिराइव्ड एट्रीब्यूट अगर होगा तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल डैश से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, डैश एलिप्स। एलिप्स तो होगा, लेकिन डैश एलिप्स से आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि जब भी आपका डेराइव्ड एट्रीब्यूट की बात हो तो डेराइव्ड एट्रीब्यूट को आप डैश एलिप्स बनाओ, जिसको डैश 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 से आप एलिप्स कंप्लीट करो, कंप्लीट एलिप्स नहीं होगा, तो ये ध्यान रखना। तो एज जो है वो जैसे कि डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ से मैं एज कैलकुलेट कर सकता हूं। ठीक है, तो एज क्या हो गया, डेराइव्ड एट्रीब्यूट होगा, और इसमें बेस एट्रीब्यूट क्या हो गया, डेट ऑफ बर्थ, जिससे कि एज डेराइव्ड हो रहा है। तो इसलिए मैं एज को डैश एलिप्स से रिप्रेजेंट करूंगा ईआर डायग्राम में। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब होता है की एट्रीब्यूट। की एट्रीब्यूट और नॉन की एट्रीब्यूट, ये दो पूछे जाते हैं कि की एट्रीब्यूट और नॉन की एट्रीब्यूट में आप डिफरेंस बताओ। तो बच्चे होता क्या है, जो की का मतलब हुआ, की मतलब प्राइमरी की। ठीक है, तो जो भी टेबल का प्राइमरी की होगा, जो भी टेबल का प्राइमरी की होगा, बस उस एट्रीब्यूट के नीचे अंडरलाइन कर दो। तो रोल नंबर देखो की एट्रीब्यूट है, तो आपने अंडरलाइन कर दिया, क्योंकि रोल नंबर यूनिक भी होगा और नॉट नल भी होगा। ठीक है, अब ध्यान रखो, जिसने जिसने भी की वाले लेसन को अच्छे से नहीं पढ़ा है बेटा, वो वीडियो को देख के की वाले लेसन को फिनिश करो, बिकॉज कीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो आपको पता होना चाहिए। मैंने उसमें बताया हुआ है कि प्राइमरी की क्या है, फॉरेन की क्या है, ऑल्टरनेट की क्या है, कैंडिडेट की क्या है, सुपर की क्या है। तो मैंने बताया था कि प्राइमरी की ऐसे एट्रीब्यूट को हम बनाते हैं जो यूनिकली उस एंटिटी को डिफाइन कर पाए, या कहना चाहिए यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाए उस पर्टिकुलर एंटिटी को दूसरे एंटिटीज से। ठीक है, और साथ में नल भी ना हो। ठीक है, तो यहाँ रोल नंबर जो है वो आपका प्राइमरी की लग रहा है हमें, क्योंकि यूनिकली आइडेंटिफाई भी कर पाएगा और नल भी नहीं होगा, हर स्टूडेंट का रोल नंबर होगा। तो इट कैन आइडेंटिफाई एनी स्टूडेंट यूनिकली और एनी एंटिटी दैट इज द स्टूडेंट यूनिकली। ठीक है, तो रोल नंबर के नीचे आपको अंडरलाइन लगा देना है, तो ये आपका प्राइमरी की को शो करेगा। ठीक है, नॉन की के लिए आपको सिंपल एलिप्स के अंदर रखना है या ओवल के अंदर रखना है, कुछ भी अलग से करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये बात तो हमें समझ में आ गई, ये चीजें तो हमें क्लियर हो गई। ठीक है, तो अब अगर हम चलें, तो मैंने देखा बच्चे कि अगर सिंपल आपको एट्रीब्यूट को बताना है तो आपने क्या किया, एलिप्स के अंदर बता दिया। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट को बताना है तो डबल एलिप्स के अंदर बता दोगे। कंपोजिट एट्रीब्यूट के अंदर बताना है तो एट्रीब्यूट का नाम और उस जिसको जिसको कंपोज कर रहा है, जिससे जिससे मिलकर बना हुआ है, या जिससे जिस
से जिसको जिसको उसको फर्दर डिवाइड कर सकते हो उसको आप लिख दो। तो ये कंपोजिट एट्रीब्यूट का तरीका। प्राइमरी की को बताना है तो एट्रीब्यूट के नीचे अंडरलाइन कर दो। पार्शियल की को बताना है या पार्शियल एट्रीब्यूट जो खुद प्राइमरी की नहीं बन पाता है, ठीक है, याद करो मैंने पिछली क्लास में डिस्कस किया था वीक एंटिटी सेट जिसमें कीज नहीं होते हैं, तो उसको सिंपल सी बात है उस एट्रीब्यूट को जो कि पार्शियल की है उसको आप पार्शियल एट्रीब्यूट बोलोगे। उसको डैश डैश से आप क्या कर दो, अंडरलाइन कर दो डैश डैश से। यहां हम पूरी की पूरी लाइन अंडरलाइन कर रहे हैं, यहां डैश डैश से कर रहे हैं। और डेराइव्ड एट्रीब्यूट को डैश एलिप्स से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो बेटा बात ये हुई, अगर आपसे बोला जाए कि अब मुझे स्टूडेंट के एंटिटी और एट्रीब्यूट्स बताओ, तो हर बंदा कुछ अपने तरीके से अलग अलग बना सकता है, ठीक है, हर बंदा अलग अलग बनाएगा, इसमें आपकी क्रिएटिविटी है। ईआर डायग्राम इज सिंपली अ क्रिएटिविटी, सिंपली क्रिएटिविटी है कि हर बंदा कैसे बना रहा है। जैसे अगर मैं बोलूं स्टूडेंट एंटिटी के एट्रीब्यूट्स के थ्रू आप रिप्रेजेंट करो, तो देखो स्टूडेंट है, मैंने बोला रोल नंबर प्राइमरी की। एज डेराइव्ड एट्रीब्यूट है इसलिए डैश से बताया। ईमेल मल्टी वैल्यूड हो सकता है, तो डेट ऑफ बर्थ, सेक्शन, नेम कंपोजिट एट्रीब्यूट, तो देखो इसको फर्स्ट मिडिल और लास्ट से डिवाइड कर दिया। देन क्लास, देन एड्रेस को मैं डिवाइड कर सकता हूँ लोकेलिटी, टाउन, पिन कोड। अब अलग अलग बंदे अलग अलग वो बना सकते हैं। पिन कोड, फिर मैं बोल सकता हूँ कंट्री, फिर मैं बोल सकता हूँ स्ट्रीट, फिर मैं बोल सकता हूँ नियरेस्ट लोकेशन, फिर मैं बोल सकता हूं ऐसे करके सिंपल स्टेट, ऐसे करके मैं डिफरेंट डिफरेंट टर्मिनोलॉजी यूज कर सकता हूं। डिपेंड करता है कि मैं क्या बनाना चाहता हूं। तो आपको देखना क्या है बच्चे, जब भी आपको ईआर डायग्राम बनाने के लिए बोला जाए, अभी तो हम केवल एंटिटी और एट्रीब्यूट बता रहे हैं, जब ईआर डायग्राम बनाने के लिए बोला जाए सबसे पहले आपको क्या करना होता है, उसका रफ विजुअलाइजेशन बना लेना होता है। क्या विजुअलाइजेशन, मैंने जैसे बोला कि स्टूडेंट और उसके एट्रीब्यूट्स बताओ, तो मैं सिंपल रफ विजुअलाइजेशन क्या करूंगा, स्टूडेंट इज द नेम ऑफ द टेबल और इट इज द नेम ऑफ द रिलेशन। स्टूडेंट टेबल का नाम है, इसके क्या क्या हो सकते हैं, मतलब कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, तो मैंने देखा रोल नंबर हो सकते हैं, नेम हो सकता है, एज हो सकता है, एड्रेस हो सकता है, ठीक है, फोन नंबर हो सकता है, ईमेल हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, ठीक है। कोई दूसरा बंदा आएगा बोलेगा रोल नंबर हो सकता है, नेम हो सकता है, एज हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, फोन नंबर हो सकता है, ईमेल हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ सॉरी हाँ डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, फिर उसका सेक्शन हो सकता है, क्लास हो सकता है, ठीक है। कोई और अलग बंदा है बोले सब्जेक्ट हो सकता है, मेजर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि देखो जैसे स्टूडेंट, अब यहाँ स्टूडेंट का देखो एड्रेस, अब एक कंपोजिट एट्रीब्यूट है, कंट्री है, स्टेट है, सिटी है, जिप कोड या पिन कोड, स्ट्रीट नेम है, स्ट्रीट नंबर है, अपार्टमेंट नंबर है, सारी चीजें, ठीक है। यहां मैंने रोल नंबर को क्या बोल दिया, स्टूडेंट आईडी, और उसको अंडरलाइन कर दिया, मतलब ये प्राइमरी की है। फिर मैंने मेजर बताया, फिर ईमेल को मैंने क्या बताया, मल्टी वैल्यूड है। डेट ऑफ बर्थ बेस एट्रीब्यूट है सिंपल, ठीक है। ये आपका एज जो है डेराइव्ड एट्रीब्यूट है, फर्स्ट नेम, अब स्टूडेंट का फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखो ये जो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है, कोई चाहे तो इसको अलग अलग भी लिख दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बेटर क्या है कि नेम को मैं ऐसे बताऊं, अगर मुझे पता है तो नेम कंपोजिट है, तो फर्स्ट मिडिल और लास्ट, गलत दोनों नहीं है। मैं जानबूझ के एग्जांपल लिया हुआ है कि इसमें देखो स्टूडेंट को मैंने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अलग अलग बता दिया, यहां मैंने नेम बताया और नेम को तीन कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये बता रहा है कि नेम कंपोजिट एट्रीब्यूट है, दोनों ही सही है, लेकिन तरीका है क्रिएटिविटी, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा रिलेशनशिप। अब तो अभी आपने देखा कि एक स्टूडेंट टेबल था, उसके एट्रीब्यूट्स क्या क्या हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे बेटा कि रिलेशनशिप क्या होता है, ठीक है। तो अगर आपने बोला कि स्टूडेंट है, एक एंटिटी स्टूडेंट है, एक एंटिटी आपका स्टूडेंट है, तो दूसरे एंटिटी से वो कैसे जुड़ा हुआ है, ठीक है। जैसे कॉलेज, अगर हम बोले स्टूडेंट और कॉलेज, तो बट ऑब्वियस है इनको मैं जोड़ूंगा कैसे, डायमंड से। डायमंड से हम रिलेशनशिप बनाते हैं, तो दो एंटिटी के बीच में एसोसिएशन को बताने का तरीका होता है रिलेशनशिप। दो एंटिटीज के बीच में क्या एसोसिएशन है उसको बताने का तरीका होता है रिलेशनशिप, और रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है डायमंड। जैसे मैंने बोला स्टूडेंट और कॉलेज, तो स्टूडेंट गोइंग टू कॉलेज, अब यहां कुछ भी लिख दो, स्टूडेंट गोइंग टू कॉलेज, या रिलेशनशिप में ऐसा बोल सकता हूं स्टूडेंट लर्न फ्रॉम कॉलेज, या स्टूडेंट एडमिटेड इन कॉलेज, कुछ भी, ये आपकी क्रिएटिविटी है, रटना नहीं है बेटा, बड़ा ही सिंपल सा है। मैंने क्या बोला देखो, स्टूडेंट और कॉलेज, ये दो आपके एंटिटी हो गए, अब मुझे इनके बीच में एसोसिएशन बनाना है, रिलेशनशिप स्टेब्लिश करना है, तो मैंने क्या बोला,
आपको एक डायमंड से रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर सकते हो। रिलेशनशिप में क्या करोगे आप, रख दो सिंपल, स्टूडेंट गोइंग टू कॉलेज, स्टूडेंट लर्न फ्रॉम कॉलेज, या स्टूडेंट एडमिटेड इन द कॉलेज, ठीक है, या स्टूडेंट एनरोल्स इन द कॉलेज। तो कुछ भी, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है बेटा। और जितना क्रिएटिविटी आप इसमें अप्लाई करना चाहते हो अप्लाई कर सकते हो, कुछ भी सही गलत वाली बात नहीं है, बस आपको फंडामेंटल रूल फॉलो करने हैं। तो इट मींस रिलेशनशिप डिफाइंस एन एसोसिएशन अमंग सेवरल एंटिटीज। A relationship set is a set of same type of relationship. Relationship set क्या होता है, सेम टाइप ऑफ रिलेशनशिप का सेट होता है। जैसे कि रिलेशनशिप सेट की बात करें तो एक होता है स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप सेट और एक होता है वीक रिलेशनशिप सेट या आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप सेट। तो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप सेट कब होगा, जब दोनों ही एंटिटी स्ट्रांग हो। जब दोनों ही एंटिटी स्ट्रांग हो तो स्ट्रांग रिलेशनशिप होगा। मतलब कब स्ट्रांग होंगे, इसके पास भी प्राइमरी की हो इसके पास भी प्राइमरी की हो तो स्ट्रांग हो गया। अगर एक वीक एंटिटी सेट है तो बट ऑब्वियस है वीक रिलेशनशिप हो जाएगा, क्योंकि एक एंटिटी वीक है। ठीक है, तो समझते हैं। A strong relationship exists between two strong entity set. It is represented using a diamond symbol. ठीक है, वीक रिलेशनशिप सेट क्या होता है, जैसे स्ट्रॉन्ग वाले की बात की तो इसको हमने रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, सिंपल है, डायमंड हमने लगा दिया इन दोनों के बीच में, क्योंकि दोनों ही जो एंटिटी थे उनके पास प्राइमरी की है। जैसे मान लो स्टूडेंट हो गया और यहां हो गया मान लो कॉलेज। अब स्टूडेंट के पास स्टूडेंट आईडी है, समझना, जो कि प्राइमरी की बन सकता है। कॉलेज के पास कॉलेज आईडी है जो कि प्राइमरी की बन सकता है। हर कॉलेज का एक यूनिक आईडी होगा और नॉट नल भी होगा, ठीक है, तो ए भी प्राइमरी की बन सकता है। तो बट ऑब्वियस इनके बीच में जो रिलेशनशिप होगा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होगा और इसको आप एक डायमंड से बताओगे। वीक और आइडेंटिफाई रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन द स्ट्रॉन्ग एंड वीक एंटिटीज। इट इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग अ डबल डायमंड सिंबल। अगर वीक रिलेशनशिप है तो एक स्ट्रॉन्ग होगा इनमें से और एक कैसा होगा, एक वीक होगा। तो इसको बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डबल डायमंड सिंबल का यूज करना पड़ेगा कि एक स्ट्रॉन्ग है और दूसरा वीक है। जैसे याद करो मैंने पिछली क्लास में बताया था, कस्टमर और लोन, लोन वीक एंटिटी सेट था क्योंकि लोन में आपके पास कोई ऐसा एट्रीब्यूट नहीं था जो कि प्राइमरी की बना पा रहा था। तो मैं क्या कर रहा था, उसमें जो ओनर एंटिटी था, ओनर मतलब कस्टमर, उसमें सिर्फ उसका जो प्राइमरी की था और इसका पार्शियल की जो कुछ प्राइमरी की जैसा बिहेव कर पाए उसको हमने बोला था पार्शियल की। तो इसका पार्शियल की और जो ओनर एंटिटी जो कस्टमर था उसका प्राइमरी की मिला के मैंने क्या बनाया हुआ था, प्राइमरी की बनाया था लोन एंटिटी का। तो ऐसे को हम रिप्रेजेंट करेंगे डबल डायमंड से। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एंटिटी को हम सिंपल और ऐसा बताएंगे और वीक एंटिटी को हम ऐसा बताएंगे। ठीक है, वीक आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप सेट में। ठीक है, अब हम अगर बात करें बच्चे, जैसे मैंने बोला स्टूडेंट और कोर्स, तो सिंपल स्टूडेंट एनरोल्ड इन कोर्स, स्टूडेंट लर्न फ्रॉम कोर्स, यहां कुछ भी लिख दो आप, लर्न फ्रॉम कोर्स। ठीक है, स्टूडेंट ज्वाइंस द कोर्स, या कुछ भी ग्रामर ग्रामर चेक नहीं करना है, बस सिंपल सी बात है, यहां आपको एक रिलेशनशिप का नाम देना होता है। यहाँ डायमंड के अंदर रिलेशनशिप का नाम देना होता है। कुछ भी नहीं दे पा रहे हो तो आर दे दो, लेकिन ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, आपको नाम देना चाहिए। तभी तभी क्या होगा कि उसकी रीडेबिलिटी इंप्रूव होगी। कुछ भी नहीं दे पा रहे हो तो लास्ट आपका ऑप्शन है आर दे दो कि हाँ स्टूडेंट रिलेटेड टू कोर्स, किसी ना किसी तरीके से रिलेटेड है, ये मुझे पता है, लेकिन कैसे रिलेटेड है, क्या नाम देना है मुझे नहीं पता। अच्छी बात है, नहीं पता तो आर दे दीजिए, लेकिन ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। आप कुछ नाम दीजिए कि स्टूडेंट एनरोल्ड इन कोर्स, स्टूडेंट लर्न फ्रॉम द कोर्स और स्टूडेंट ज्वाइंस द कोर्स। ठीक है, तो ये बात तो हमें समझ में आ गई। अब देखो स्टूडेंट है तो बट ऑब्वियस है यहां हमको बनाना चाहिए उसका एट्रीब्यूट। तो मैंने बोला स्टूडेंट आईडी, ए आपका प्राइमरी की, फिर मैंने बोला स्टूडेंट नेम, फिर मैंने बोला स्टूडेंट एड्रेस। ठीक है, स्टूडेंट एड्रेस, फिर मैंने बोला फोन नंबर। अब फोन नंबर को चाहो तो मल्टी वैल्यूड बना दो। अब फिर मैंने बोला ईमेल, फिर मैंने बोला डेट ऑफ बर्थ। ऐसे करके आप नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स बना सकते हो बेटा। ठीक है, और आपको जितने नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स बनाए बना सकते हो बच्चे, बनाना चाहिए। ज्यादा आप जितने एट्रीब्यूट्स बताओगे उतना ही पिक्चर क्लियर होगा। ठीक है, इतना भी ज्यादा ना हो तो सिंपल सी बात है, कम से कम 6-7 एट्रीब्यूट तो आप लो। ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट है उतने एट्रीब्यूट्स तो लो, प्राइमरी की तो बताओ एटलीस्ट। ठीक है, अब अगर मैं कोर्स की बात करूं तो बेटा कोर्स की बात करेंगे तो कोर्स में मैं दे सकता हूं कोर्स आईडी जो कि प्राइमरी की है, फिर मैं बोलूंगा कोर्स नेम। ठीक है, फिर इसमें आ जाएगा कोर्स ड्यूरेशन। ऐसे करके नंबर ऑफ आपके एट्रीब्यूट्स इसमें कोर्स में भी आ सकते हैं। ये जो यार डायग्राम हो गया स्टूडेंट और कोर्स का हो गया, बड़ा ही सिंपल सा फंडा है।
स्टूडेंट एनरोल्ड इन कोर्स, कहीं कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है बेटा। अगर आपसे बोला जाए कि मुझे स्टूडेंट और कोर्स का टेबल बनाना है, तो मैं इसको देख के समझ जाऊंगा कि मुझे स्टूडेंट और कोर्स जो है ऐसा टेबल बनाना है कि स्टूडेंट और कोर्स को मैं रिलेट कर पाऊं। तो रियल टाइम पे जब मैं इसको इंप्लीमेंट करूंगा तो ध्यान रखो, मैं एक स्टूडेंट टेबल बनाऊंगा जिसके अंदर क्या रखूंगा, स्टूडेंट आईडी और बाकी कॉलम्स, जो भी कॉलम्स मुझे रखना है, और एक कॉलम रखूंगा सीआईडी। ठीक है, वैसे ही जो कोर्स होगा उसके अंदर रखूंगा सीआईडी। अगर मैं इंप्लीमेंटेशन की बात कर रहा हूं तो सीआईडी, फिर बाकी कॉलम्स, लेकिन एक कॉलम जो मैं रखूंगा स्टूडेंट आईडी नाम का। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एक टेबल का प्राइमरी की दूसरे टेबल में फॉरेन की तरह बिहेव करता है। इस टेबल का प्राइमरी की देखो यहां यूज किया तो ये फॉरेन की तरह बिहेव करता है। इसका मतलब ये हो गया, अगर मुझे दो टेबल को रिलेट करना है तो बट ऑब्वियस है, मैं उनको रिलेट कैसे कर पाऊंगा जब दोनों में कॉमन कॉलम्स होंगे। और कॉमन कॉलम्स कैसे रखे जाते हैं, एक टेबल का जो प्राइमरी की है दूसरे टेबल में अगर आप रख दोगे तो फॉरेन की कहलाएगा। और फॉरेन के लिए इसलिए रखा जाता है जिससे कि दो टेबल को आपस में ज्वाइन करके हम क्वेरी फायर करके दोनों के बेस पे रिजल्ट निकाल सके। जैसे कि अगर मुझसे बोला जाए कि मुझे बताओ कि 101 का बंदा कौन से कोर्स को बिलोंग करता है, तो 101 का कोर्स आईडी निकालूंगा। यहाँ कोर्स आईडी निकालने के बाद यहाँ से कोर्स नेम निकल जाएगा कि हाँ 101 कौन सा कोर्स पढ़ रहा है। तो जब दोनों टेबल को मुझे रिलेट करना हो तो मैं क्या करूंगा, प्राइमरी की और फॉरेन की रिलेशनशिप से काम कर सकता हूं। तो देखो मुझे क्या हुआ, इस डायग्राम से, इस डिजाइन से मुझे समझ में आ गया कि मुझे इसको इंप्लीमेंटेशन रियल टाइम पे कैसे करना है, या स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज में उसको इंप्लीमेंट करके मुझे क्वेरी कैसे फायर करना है। आगे बात करते हैं बेटा, मैं यह डायग्राम बात करूं कस्टमर और लोन की। ठीक है, तो देखो बेटा, कस्टमर हो गया और लोन हो गया। ठीक है, कस्टमर और लोन। अब अगर हम बात करें, अगर ये वीक एंटिटी नहीं है, मान लो कस्टमर बोरो करता है लोन, अगर वीक एंटिटी नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ लोन आईडी दे दिया है, मैंने एग्जांपल यहाँ चेंज कर दिया है। ठीक है, तो देखो कस्टमर के पास भी कस्टमर आईडी है, नेम है, स्ट्रीट एड्रेस है, सिटी है। ठीक है, तो हम एग्जांपल्स को अपने अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हैं। मैं यहाँ मान के चलता हूँ कि हर लोन का एक लोन आईडी है, स्पेसिफिक लोन आईडी है। ठीक है, तो लोन आईडी क्या करेगा, यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा। तो कस्टमर बोरो लोन, सिंपल, कस्टमर बोरो लोन। तो यहां पास ये वीक एंटिटी को शो नहीं कर रहा है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एंटिटी है। अब स्टूडेंट और कॉलेज के बीच में रिलेशनशिप अगर आप दिखाओगे तो क्या होगा, स्टूडेंट स्टडिंग और स्टडी इन कॉलेज। तो स्टूडेंट का स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल, डेट ऑफ बर्थ, एज। ठीक है, कॉलेज का कॉलेज आईडी, कॉलेज नेम, लोकेशन। ठीक है, कॉलेज फोन नंबर, ऐसे करके हम बहुत सारे इसके ही बना सकते हैं, कॉलेज एड्रेस। ठीक है, और इनके बीच में रिलेशनशिप क्या हो गया, स्टूडेंट स्टडी इन कॉलेज। बड़ा ही सिंपल सा फिनोमिना है बेटा, कहीं कोई तकलीफ वाली चीज नहीं है।